ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4.3 तक मैंने आपको कराया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4.4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। सो आपको दिख रहा है बेटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 4.1, 4.2, 4.3 कराया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.4, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है ओवरहेड, वो करंट कैरी कर रहा है बेटे 90 एम्पियर। सो इट इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटे डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो बेटे यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। इस तरह से मैंने दिखा दिया। सो बेटे करंट कैरी कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, इसी को दिखा दिया है। करंट कैरी कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। Then what is the magnitude and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? 1.5 मीटर below the line। ध्यान रखना बेटे, कहीं भी ले लीजिए, ये जो लाइन है इससे 1.5 मीटर बिलो। सो डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। ये P पॉइंट है। यहाँ पर आपको बेटे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अगेन बेटे स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है। डिस्टेंस आपको मेंशन्ड है, कितना है बेटे 1.5 मीटर। इससे प्रीवियस दो क्वेश्चंस में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। आर हम स्मॉल आर ले रहे हैं, सो 2 पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट की वैल्यू बताई थी बेटे प्रीवियस वीडियो में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, करंट कितना है हमारे पास में 90 एम्पियर है। then 2 पाई एंड देन डिस्टेंस इज व्हाट 1.5 मीटर। तो ये कैलकुलेशन तो हो जाएगी बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत इजीली आ जाएगा। अब आपको डायरेक्शन चेकआउट करनी है कि डायरेक्शन कैसे आएगी बेटे। और डायरेक्शन कैसे आएगी, तो आप राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखिए बेटे। यहाँ देखो बेटे, यहाँ पे लिया मैंने करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स देखो बेटे, अगर इधर देखें अप साइड द वायर तो कहाँ जा रही है, इनवर्ड। और बेटे इधर से रोटेट करके लाएं तो यहाँ से कहाँ आ रही है, आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि साउथ की तरफ होगी, लेकिन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। सो दैट मीन्स आप कह सकते हैं इसको। पहले तो बेटे इसे वीडियो को पॉज करके लिखिए और मैं इसको नोट डाल करके इसकी डायरेक्शन मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशंस कर लेंगे और डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे बेटे। क्या आएगा बेटे, टुवर्ड्स साउथ आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरह से आप मेंशन करोगे, आउट ऑफ द प्लेन। अगर हमें इस बोर्ड पे दिखाना हो तो किस तरह से आएगा बेटे, आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.5 पॉज करके कॉपी कर लीजिए बेटे। आगे देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere. So current flowing in the wire is 8 ampere, that is mentioned in the question, making an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field. So angle is also mentioned, angle is 30 degree, ठीक है, with the direction of the magnetic field and the uniform magnetic field magnitude is given to you. Magnitude of the magnetic field is 0.15 Tesla. ठीक है, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है। यूल रिमेंबर अ डेरिवेशन, एक डेरिवेशन कराया था बेटे। एक तो मैंने आपको बताया था चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगती है। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स आती है बेटे QVB साइन थीटा, राइट। ये आपके पास में फोर्स आती है। एक ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला कराया था मैंने आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उसे याद करने का तरीका, बिल BIL, बिल साइन थीटा। ठीक है, सो बेटे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। सो दैट फोर्स इज गिवन बाय BIL साइन थीटा। तो अभी यहाँ देखेंगे बेटे, तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको कि फोर्स इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। सो बेटे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो लेंथ अपॉन में ले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, BI साइन थीटा। सो दैट विल बी BI साइन थीटा एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.15, राइट। करंट इज 8 एम्पियर, ये भी मेंशन्ड है आपको, इनटू एंगल भी गिवन है बेटे। ठीक है, एंगल इज साइन थीटा। सो दिस इज साइन 30 एंड साइन 30 आप जानते हैं बेटे 1/2।
So force acting per unit length you will calculate, and rest of the calculation you are going to do yourself. 0.15 into 8 into 1 by 2. So you'll get the force पर यूनिट लेंथ. ध्यान रखना बेटे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है. वॉट एवर द न्यूमेरिकल आंसर सॉल्व इट. ठीक है, यूनिट मैं आपको बता रही हूँ न्यूटन पर मीटर, यहाँ गलती नहीं करना. तो बेटे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, सो यूनिट क्या आएगी बेटे इसकी, न्यूटन पर मीटर. राइट, ध्यान रखना बेटे. वीडियो को पॉज करिए, गिवन लिखिए, कैलकुलेशंस लिखिए, डू इट फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो दिस चैप्टर, ये मैं इसको लिख देती हूँ प्रॉपरली, रब हो गया बेटे. चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 4.6. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू लुक एट द क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे बेटे, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे आपको नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज यू आर हैविंग योर बुक्स. एंड एनसीईआरटी तो एक ऐसी बुक है, उसको तो एक 12th के स्टूडेंट के पास बेसिकली होनी चाहिए और आपको पढ़ना भी चाहिए उससे. राइट, सो आप चेक करेंगे बेटे 4.6. अ 3 centimeter वायर carrying a current of 10 ampere. So the length of the wire is 3 centimeter carrying a current of 10 ampere. So 4.6, current flowing through the wire is 10 ampere and the length of the wire is 3 centimeter. मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 into 10⁻² मीटर. ये लेंथ आ गई बेटे आपके पास में वायर की. अभी आप चेक करेंगे, प्लेस इनसाइड अ सोलिनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. सोलिनॉइड, सोलिनॉइड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है बेटे, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाया है. सोलिनॉइड जो है बेटे, जब करंट फ्लो करता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. यानी कि सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. ठीक है, वन ऑफ द एंड ऑफ द सोलिनॉइड एक्ट एज द साउथ पोल एंड द अदर एंड ऑफ इट एक्ट एज द नॉर्थ पोल. तो सिमिलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड आती है. एंड विद इन द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल होती है बेटे. तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. सो विद इन द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बेटे, विद इन द सोलिनॉइड बोल रही हूँ बेटे, आउटसाइड नहीं. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के अंदर, वो यूनिफॉर्म होती है. देखो पैरेलल लाइंस आ गई हैं. देखो इनसाइड की बात करते हैं, देखिए स्ट्रेट है बिल्कुल. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है. वो ये कह रहा है बेटे, एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को सोलिनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया है. दैट मीन्स एंगल उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज गिवन टू यू 0.27 टेस्ला. सो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बेटे सोलिनॉइड के अंदर आपको. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर दे आर आस्किंग. ठीक है, एंगल आपको मेंशन्ड है बेटे, कितना है, 90. जो सोलिनॉइड की एक्सिस है ये, इसके वायर कैसे गिवन है बेटे, परपेंडिकुलर गिवन है. तो एंगल क्या है, 90 मेंशन्ड है. अब यहाँ देखें बेटे, फोर्स एक्टिंग बिल साइन थीटा, BIL साइन 90. साइन 90 मैंने पहले रख दिया, साइन 90 की वैल्यू बेटे 1 आ जाएगी. सो फोर्स एक्टिंग विल बी, क्या फोर्स एक्टिंग होगी बेटे, BIL. B गिवन है, I गिवन है, लेंथ गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे. 0.27, करंट कितना बेटे 10 एम्पियर, लेंथ देखिए बेटे 3 × 10⁻² मीटर में आ गया था. फोर्स निकलेगा बेटे तो न्यूटन में आंसर आएगा. सो कैलकुलेट इट, कैलकुलेटेड बेटे. वीडियो पॉज करिए एंड डू द कैलकुलेशंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 4.7, 2 long parallel straight wires A and B carrying a current of 8 ampere and 5 ampere. So you will remember the derivation 2 parallel infinite straight current carrying conductors. ये डेरिवेशन कराया था बेटे मैंने आपको, और ये भी क्लियरली मेंशन कराया था बेटे, जो पैरेलल करंट होते हैं, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, जो पैरेलल करंट्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं. सपोज करो बेटे 2 कंडक्टर्स हैं आपके पास A एंड B. सो द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, यू कैन रीड द क्वेश्चन, is 8 ampere and in the second conductor is 5 ampere. So this is 8 ampere and the current I1 and I2 is 5 ampere. So current in both the conductors parallel straight is given 8 ampere, 5 ampere, and they are separated by a distance of 4 centimeter. So the distance between them is 4 centimeter. One thing I am making it very clear, हो सकता है बेटे एग्जाम में इस चीज़ को क्लियर करके पूछें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं.
एक तो आपसे न्यूमेरिकल होता है, साथ में एक रीजनिंग भी अटैच कर देते हैं। सपोज करो वो कहेंगे कि द करंट इन द टू कंडक्टर्स इज इन द सेम डायरेक्शन। सो हमने थ्योरी में पढ़ा है इस चीज़ को क्लियरली, और मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है कि अगर करंट जो है बेटे दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में जाता है तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एंटी पैरेलल अगर एक में अपवर्ड जाएगा और एक में डाउनवर्ड जाएगा, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। वैसे पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल करंट्स। तो फिर ये रिपेल करेंगे, तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल रिपेल। तो एक तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है तो आपको वो डेरिवेशन चेकआउट करना होगा जो मैंने आपको कराया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट current carrying conductors. So it is mentioned as I1 is 8 ampere, I2 is 5 ampere and the separation between them is 4 centimeter. मीटर में कन्वर्ट करिए, 4 × 10⁻² मीटर। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास में 4 × 10⁻² मीटर। What they are asking you in the question, estimate the force on 10 centimeter section of the wire. Estimate the force on the 10 centimeter section of the wire. So force per unit length पूछ लिया बेटे, और लेंथ मेंशनड है कितना बेटे, 10 सेंटीमीटर पोर्शन पे निकालना है। तो अगेन इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 × 10⁻² मीटर, राइट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का फॉर्मूला रिकॉल करिए बेटे, बिकॉज बेटे डेरिवेशन याद होगा तभी तो बेटे न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सो फोर्स का फॉर्मूला आया था बेटे, मैंने डिराइव कराया था आपको। फॉर्मूला आया था आपके पास में μ0/4π 2I1 × I2, ठीक है, अपॉन R। और यहाँ पे लेंथ भी रहता है बेटे, ठीक है, पर यूनिट लेंथ रहता है तो लेंथ यहाँ आ जाता है, लेकिन लेंथ हमने यहाँ लिया है, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है एक पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर फोर्स बताइए। और ये आप ध्यान रखना बेटे, जहाँ भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे ये फॉर्मूला होगा। अब आप देखना बेटे, μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁷। सो फोर्स कितना आ जाएगा, 10⁻⁷। 2I1 × I2, I2 is 8 ampere, sorry I1 is 8 ampere, I2 is 5 and the length, ठीक है, that was 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लिया था बेटे। सो दैट इज 10 × 10⁻²। अपॉन में देखिए बेटे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, वो भी सेंटीमीटर में है। तो देखो वैसे तो चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पर डिस्टेंस आ रहे हैं। चेंज करा था हमने सेंटीमीटर को मीटर से, तो पहली बात तो यही कैंसिल हो जाएगा। रेस्ट आपका काम है बेटे कैलकुलेशन करना। फोर्स आएगा आपके पास में तो न्यूटन में आंसर आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, न्यूटन। वीडियो को पॉज करिए बेटे एंड प्लीज़ इसको सॉल्व करिए एंड एवरी क्वेश्चन वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपकी लैकिंग्स भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो ये नहीं है कि बेटे कि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने न्यूमेरिकल की कॉपी को मेंटेन नहीं करेंगे। जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ और आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ और बोलती हूँ बेटे कैलकुलेशन करिए, तो एक एक क्वेश्चन को आप बुक में से रीड करके जब भी वीडियो को ऑन करके अपने सामने लेकर बैठो, बुक लीजिए, नोटबुक लीजिए, साइड में देखते जाइए कि आपको कैसे लिखना है एंड वीडियो को पॉज करिए, दैन अपनी कैलकुलेशन करिए, ठीक है, जो भी आपको करना है। लेकिन अपने नोट्स जो हैं न्यूमेरिकल के भी, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। क्लियर, वीडियो पॉज करिए and calculate it. Okay bete, next we are moving on to next question 4.8. A closely wound solenoid 80 centimeter long. So the length of the solenoid is mentioned to you as 80 centimeter. मीटर में कैलकुलेट कर लो, 10⁻² मीटर, ठीक है, -2 मीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। हैज़ 5 लेयर्स ऑफ विंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। अब यहाँ देखो बेटे उसने क्या कहा है, 400 टर्न्स की 5 लेयर्स हैं, यानी कि पहले आपने 400 टर्न्स की लेयर यहाँ तक आ गए, फिर उसके बाद फिर अगेन 400 टर्न्स की लेयर, देन 400 टर्न्स की, और लेयर कितनी बनाई है, 5। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगे बेटे, एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 400 एंड नंबर ऑफ लेयर्स क्या है, 5, यानी कि टोटल और नंबर ऑफ टर्न्स आप एस्टिमेट कर लेंगे। आपको दिख रहा है कितना आ जाएगा बेटे। सो 400 नंबर ऑफ टर्न्स है बेटे एक लेयर में, और नंबर ऑफ लेयर्स आपके पास में क्या है, 5। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास क्या आ जाएंगे, जो वाउंड है उसके ऊपर 400 × 5, वो n आ गया। द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज़ 1.8 सेंटीमीटर, ध्यान रखना बेटे। सो डायमीटर इज़ 1.8 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे 1.8 × 10⁻² मीटर। ये डायमीटर गिवन है, डी से ही मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। व्हाट दे आर गिविंग यू नेक्स्ट,
इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, सो करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड इज 8 एम्पियर। जैसे ही करंट फ्लो करता है बेटे सोलिनॉइड का, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वो कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर। ध्यान रखना बेटे, मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था तो मैंने बताया था किसी भी सोलिनॉइड के अंदर जो एंड्स पे, जस्ट एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड के जस्ट हाफ हो जाती है, यहाँ पर हाफ। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, अभी मैं थ्योरी नहीं बेटे न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ। आउटसाइड इसके यहाँ देखते हैं तो इनसाइड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रहती है। इनसाइड में एक तो यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या वैल्यू होती है बेटे, डेरिवेशन कर चुके हो, n म्यू नॉट आई। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड, दोनों का आंसर क्या आया था बेटे, n म्यू नॉट आई। किस चीज़ की एप्लीकेशन थी ये, एक टॉपिक पढ़ाया था बेटे मैंने आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ की दो ही एप्लीकेशन थी, सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड, राइट। अब आप देखिए बेटे, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, स्मॉल n इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बेटे, स्मॉल n की प्लेस पे लिखा मैंने कैपिटल N अपॉन L इंटू म्यू नॉट इंटू आई। अब म्यू नॉट की वैल्यू देखिए बेटे, आप जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टोटल इज हैविंग वैल्यू 10⁻⁻⁷, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, 4 पाई इधर जाएगा, सो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी बेटे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। और ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी बेटे, आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट कहीं भी यूज़ करना है न्यूमेरिकल में तो क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो अब आप देखेंगे बेटे यहाँ पे, पहले यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखेंगे, 400 इंटू 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा। लेंथ देखिए बेटे कितना है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है आपको, करंट गिवन है, डायमीटर का कुछ नहीं करना है। ये नहीं होता बेटे जो भी चीज़ गिवन होती है, अब हमारे डेरिवेशन में या हमारे न्यूमेरिकल में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका यूज़ नहीं करेंगे भाई, ठीक है। क्या करना है डायमीटर का, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड सीधा आ रही है n म्यू नॉट आई से, ठीक है। कैलकुलेशंस करेंगे बेटे, वीडियो को पॉज करिए एंड डू योर कैलकुलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 4.9, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर कॉइल है बेटे, एक कॉइल दे दिया आपको, स्क्वायर शेप का कॉइल है और स्क्वायर का जो साइड दे रखा है दैट इज़ ए से दिखा दिया 10 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटे, साइड जो है स्क्वायर का उसको ए से दिखा रहे हैं, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका काम है कैलकुलेट करते रहना। देन बेटे इसका एरिया अगर मुझे निकालना हो, क्योंकि ये तो साइड है तो एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो क्या आएगा बेटे, साइड का स्क्वायर, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, एरिया कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रही हूँ, 10 इंटू 10⁻⁻², इसका भी स्क्वायर क्या आ गया बेटे, मीटर स्क्वायर में, वो आपका काम है, आप करना कैलकुलेशंस, ठीक है। एरिया निकल जाएगा आपके पास में। देन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं बेटे कॉइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स आर 20। सो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको। कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर बेटे, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। देन द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटे नॉर्मल टू द कॉइल, यानी कि जो एरिया वेक्टर है, जो कॉइल है उसका नॉर्मल क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, यानी कि थीटा मेंशन्ड है आपको, कितना है बेटे 30। सो द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मेंशन्ड है, दैट इज 30। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0.80 टेस्ला। ये गिवन है बेटे आपको क्वेश्चन में। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क के लिए मैंने बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आपको याद कराया था, मैंने कराया था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे उसमें टॉर्क लगाती है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, बीना, BINA, बीना साइन थीटा। अब देखिए आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखिए 0.8, एंगल देखिए साइन 30, 1/2, करंट देखिए कितना है 12 एम्पियर। सो करंट, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 20 नंबर ऑफ टर्न्स। देन एरिया मैंने बोला था बेटे साइड का स्क्वायर कर देना, एरिया आ जाएगा। सो एरिया आ जाएगा, यू विल कैलकुलेट द टॉर्क। अब कहानी आती है बेटे इसकी ऐसा यूनिट, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं करी तो हाफ मार्क्स आपका यहाँ कट जाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि उनको बेसिक फॉर्मूला तो याद नहीं हो, यहाँ से यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ से यूनिट निकालोगे तो सर दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटे। आप टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए बेटे, क्या पढ़ा है आपने 11th में, यहाँ देखो रफ वर्क। 11th इसलिए तो बेटे याद करनी पड़ती है बिकॉज वहाँ से चीज़ें हमारी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो पढ़ी होती हैं हमने, उनकी यूनिट्स, उनकी डायमेंशंस वो क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स। बताना बेटे टॉर्क आपने 11th में क्या पढ़ा था,
टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, ये आपके पास में रहता है। तो बताना बेटे टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कोई भी हो, परपेंडिकुलर हो नहीं हो, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, ठीक है, फोर्स क्या होता है न्यूटन। तो आप देख सकते हैं बेटे इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। और बेटे आप ये भी जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ जाता है। तो अगर आपको डायरेक्शन या टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देखनी हो तो बेटे अदर यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, अदर यूनिट इसकी जूल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो या तो बेटे आप लिखिएगा इसकी यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर की यूनिट क्या होगी बेटे मीटर, ठीक है, और एफ क्या होगा फोर्स न्यूटन, सो उसकी एसआई यूनिट क्या आएगी बेटे न्यूटन मीटर, ठीक है, और जूल भी आप लिख सकते हैं उसकी एसआई यूनिट। तो बेटे ये चीज़ ध्यान रखना है। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, वीडियो को पॉज करके अब कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ बेटे आपको, पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड डू द कैलकुलेशंस। ओके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर्स, यानी कि 2 गैलोनोमीटर्स गिवन है आपको। फर्स्ट गैलोनोमीटर को उसने M1 से दिखाया है, सेकंड गैलोनोमीटर को M2 से दिखाया है। बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर, ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट गैलोनोमीटर इज 10 ओम मेंशनड है। और आप देखेंगे तो जिस तरह से मैं लिख रही हूँ बेटे गिवन डायरेक्टली मेंशनड है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द फर्स्ट गैलोनोमीटर आर 30, ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स आर 30। एरिया इज ऑल्सो देयर ऑफ द कॉइल ऑफ द फर्स्ट गैलोनोमीटर 3.6 into 10⁻⁻² meter square. So this is the area mentioned to you, 10⁻³ so 10⁻³ बेटे -3 मीटर स्क्वायर। देन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट्स जो हमने लगाए हैं उसके अंदर, सो दैट मैग्नेट्स आर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। ये आपका काम फर्स्ट वाले के लिए गिवन है। सेकेंड वाला गैलोनोमीटर के लिए बेटे आपको रेजिस्टेंस मेंशनड है 14 एम्पियर, right? Number of turns of for the second galvanometer are 42, so number of turns are 42. Then area of the coil that are used in the second galvanometer, so that is area is 1.8 into 10⁻⁻³, so 1.8 into 10⁻⁻³ meter square, right? Then next what is mentioned, magnetic field that is created by the magnets in the second galvanometer is 0.5, so this is 0.50 Tesla, right? What they are asking you, the spring constants are identical। जो spring constant है बेटे, जो spring use होता है, ठीक है, वो यहाँ भी K है और spring constant बेटे यहाँ भी K है, वो identical है आपके लिए। मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर का डायग्राम रिकॉल करो, वो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ध्यान रखना बेटे M2 एंड M1, तो पहले तो करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकालना है। पहले फर्स्ट देखो बेटे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड, क्या क्या है उसने, M2 अपॉन M1। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट का रेशो बताइए। इन अ वेरी सिमिलर वे वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो भी बताइए। तो पहले करंट सेंसिटिविटी ट्राई करते हैं बेटे। करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला, अगर आपको नोट्स अपने ढंग से याद हो, आपको मैंने टॉपिक कराया था बेटे मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। एक तो ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। दूसरा फॉर्मूला आता है बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी का, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये क्या रहता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर दोनों के बीच में रिलेशन आता है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे। करंट सेंसिटिविटी होता है बेटे BNA अपॉन K, एंड अ वेरी सिमिलर वे वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है BNA अपॉन KR, वहाँ रेजिस्टेंस भी आता है। और जिस बच्चे को ये याद नहीं आ रहे हों ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए बेटे, उसको अपने नोट्स ओपन करने पड़ेंगे, टॉपिक मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर पूरा रीड करना पड़ेगा, दैन यू विल गेट दीज फॉर्मूलेज, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बेटे करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकालना है। फॉर्मूला देखिए क्या है, BNA अपॉन K, इसने कहा 2:1 का रेशो, ठीक है। तो अब इसी पे काम को करते हैं बेटे, करंट सेंसिटिविटी सेकंड डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट का रेशो क्या आएगा, सेकंड वाले गैलोनोमीटर का डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो बेटे ये सेकंड है ये फर्स्ट है। फॉर्मूला देखिए BNA अपॉन K, K आइडेंटिकल है तो क्या आएगा बेटे BNA अपॉन K, सो दिस इज सेकंड। सो क्या रिजल्ट लिखेंगे बेटे इसका, दिस इज B2N2A2 अपॉन K डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ये फर्स्ट है बेटे, तो क्या आएगा B1N1A1 अपॉन K, और K आइडेंटिकल है, सो बेटे K से K क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट क्या आएगा बेटे, के से के कैंसिल, तो ये आएंगी टर्म्स आपके पास में। मैं वहाँ से रब करी बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूले को, बिकॉज ये मैंने बता दिया आपको क्या फॉर्मूला है। तो बेटे के से के कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा रेशो, दिस विल बी B2N2A2 अपॉन B1 N1 A1 एंड दैट इज ऑल कैलकुलेशन। देखिए बेटे B2 इज गिवन, B1 is given, A2 is given, A1 is given and similarly N2 is given and N1 is given। ऑल यहाँ पे सब्सिट्यूट करना, किसका रेशो आ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी का। सो ये आपके पास क्या रेशो आएगा, और रेशो की फॉर्म में छोड़ना, यूनिट कुछ नहीं होगी बेटे, क्योंकि ये भी करंट सेंसिटिविटी है, ये भी करंट, जो भी रेशो आ रहा है उसे रेशो की फॉर्म में ही लीव करेंगे। तो बेटे कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको इसको कराती हूँ, बिकॉज एक पार्ट और अभी इसमें रह रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो, राइट। वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी इट। ओके बेटे, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा था करंट सेंसिटिविटी का रेशो, बी पार्ट में नाउ बी पार्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो पूछ रहा है टू और फर्स्ट का। तो दैट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड अपॉन फर्स्ट। बेटे बेसिक वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, ये आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी रहती है। लेकिन बेटे मैंने आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का अदर फॉर्मूला भी बताया था। वोल्टेज सेंसिटिविटी का अदर फॉर्मूला बॉक्स में लिख रही हूँ बेटे, क्या होता है, जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आया था BNA अपॉन KR, उसमें रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको नोट्स में करा चुकी हूँ। अब यहाँ देखेंगे बेटे टू और फर्स्ट का, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, क्या आएगा बेटे, ये टू वाला है, सेकंड वाला मीटर, तो क्या लिखोगे B2N2A2 अपॉन K इंटू R2, ठीक है। अपॉन में फर्स्ट वाला है बेटे, तो क्या आएगा B1N1A1 अपॉन K इंटू R1, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस भी आ गया, K तो बेटे स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है, वो कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हैं बेटे R1 अपसाइड में आएगा, R2 अपॉन में आ जाएगा। सो उसको मैं रब कर रही हूँ अब, क्योंकि फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया बेटे आपको, तो यहाँ से रब कर देते हैं, कैलकुलेशंस कर पाएंगे प्रॉपरली। अब यहाँ देखिए बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट, क्या रिजल्ट आएगा, R1 विल मूव अपसाइड, ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटे B2N2A2 एंड दिस विल बी R1, और यहाँ देखिए बेटे B1N1A1 और R2 इसके साथ आ जाएगा। सो दिस इज B1N1A1 एंड दिस इज R2। अब देखना बेटे ये रेशो तो आप पहले निकाल चुके हैं ना, तो दोबारा कैलकुलेशंस मत करना। करंट सेंसिटिविटी का रेशो आया था ना पहले B2N2A2 B1N1A1, तो ये तो रेशो पहले आ चुका है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट। ये करंट सेंसिटिविटी का फर्स्ट पार्ट का रेशो आएगा, वही रख देना, करंट सेंसिटिविटी सेकंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट। ये रेशो पहले पार्ट में आया है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना बेटे, ठीक है। ये पहले पार्ट से आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटे, R1 अपॉन R2 के रेशो से। सो ये जो पहला आंसर आएगा डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है, उसको R1 और R2 के रेशो से। व्हाट इज R1, ठीक है 10, व्हाट इज R2 14, तो 10/14 से पहले वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द रेशो ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान रखना बेटे मैंने कैलकुलेशंस अवॉइड की है, और उसका रीज़न आप समझ सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बिकॉज बेटे कैलकुलेशन में कराती तो अगर हमारे 10 क्वेश्चंस कवर हुए हैं तो उसी टाइम में हमारे 5 क्वेश्चंस कवर होते हैं। यूनिट नहीं आएगी बेटे, करंट सेंसिटिविटी का भी रेशो था, वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी रेशो है, तो यूनिट नहीं आएगी, ध्यान रखना इसको। बेटे वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेशंस करिए, पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशंस। बेटे इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, एंड विदाउट एडिशन 4.11, 4.12 एंड 4.13 3 क्वेश्चंस तो रिमेनिंग है बेटे विदाउट एडिशनल एक्सरसाइज जो है इसके। एडिशनल में से भी मुझे कुछ कराने हैं इसके क्वेश्चन, और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटे हमारे 4.27 एंड 28। ध्यान रखना बेटे एनसीईआरटी में ओपन करिए जरा पेज नंबर, ओपन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 4.27 एंड 4.28। ये बेटे पिछले पेपर से यानी कि 2020 के पहले वाले एग्जाम में 2019 के पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे, एक सेट में एक क्वेश्चन, दूसरे सेट में दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बेटे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्क कर लीजिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को कवर अप करूंगी। इन द मीन टाइम
जो बेटे मैंने जो आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं आप उनको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ।